शिष्यवृत्ति परीक्षा 8वीं कक्षा गणित विषय में हमारा जो घटक चल रहा है बच्चों, वो घटक तीसरा है। भूमिति से संबंधित हमारा यह घटक है, ज्योमेट्री रेखा गणित से संबंधित, जिसमें हमारी आज की जो चर्चा होगी, हमारा जो आज का पॉइंट है, मुद्दा है, वो है 3.4 3.4 त्रिभुज व उसके गुणधर्म। टॉपिक शुरू करने से पहले हम इस स्कॉलरशिप वर्ग क्लास के परीक्षा के स्वरूप को समझ लेते हैं। तो परीक्षा का स्वरूप कुछ इस तरह से होता है। शिष्यवृत्ति परीक्षा, स्कॉलरशिप की परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, 2 प्रश्न पत्र होते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं। प्रश्न पत्र पहला, पेपर 1 प्रथम भाषा फर्स्ट लैंग्वेज, जो कि गणित के साथ जुड़ा होता है, अर्थात 2 भागों में प्रत्येक प्रश्न होता है। पहला पेपर भाषा और गणित विभाग मिलाकर होता है। दूसरा प्रश्न पत्र तृतीय भाषा थर्ड लैंग्वेज और बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस पर आधारित यह कुछ प्रश्न होते हैं इसमें। तो यह भी 2 भागों में बटा है, अर्थात 2 प्रश्न पत्र 4 भागों में बटे होते हैं। तो कुल मिलाकर 2 पेपर होते हैं। हमारा जो विषय है, ये वीडियो है, वह पहले पेपर में जो गणित विभाग है उस पर आधारित होता है। तो पहले पेपर में और दूसरे पेपर में इसी तरह प्रश्न संख्या होगी। 25 प्रश्न पहले विभाग में, जो कि लैंग्वेज भाषा पर आधारित है, और दूसरा विभाग गणित या बुद्धिमत्ता होगा तो वह 50 प्रश्न होते हैं। उसमें कुल मिलाकर 75 प्रश्न होते हैं, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसका मतलब हुआ कि 25 प्रश्न जो लैंग्वेज पर है, भाषा पर है, वह 50 अंकों का होगा, और जो दूसरा विभाग गणित अथवा बुद्धिमत्ता होगा तो उसमें 50 प्रश्न के लिए 100 अंक निर्धारित होंगे। कुल मिलाकर 75 प्रश्न 75 क्वेश्चंस पर 150 अंक निर्धारित किए गए हैं, और दोनों प्रश्न पत्र को हल करने के लिए समय 90 मिनट का 1.5 घंटे का मिलता है। अलग अलग 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर पर हम चर्चा करेंगे। पहले पेपर में भी हम गणित विभाग पर ही चर्चा करेंगे। तो गणित विभाग में भी जैसा कि हमने देखा 50 प्रश्न 100 अंकों के लिए होते हैं। हर प्रश्न के उत्तर के लिए 4 पर्याय दिए गए होते हैं, और कक्षा 8वीं जो है, इस कक्षा में अधिकतम 20% प्रश्न ऐसे होंगे जिसके 2 हल होंगे, और प्रश्न में वह लिखा गया होगा कि 2 विकल्प चुनिए, 2 पर्याय चुनिए। तो हमें दोनों पर्याय चुनना होगा। 20% प्रश्न का मतलब हो गया कि 10 प्रश्न गणित में, 5 प्रश्न भाषा में हो सकते हैं। तो सही पर्याय चुनते समय दोनों पर्याय को चुनना बहुत आवश्यक है। एक पर्याय चुनने पर वह उत्तर गलत माना जाएगा। कैसे चुनना है? उत्तर पत्रिका कुछ इस तरह से होती है। प्रश्न क्रमांक लिखे गए होंगे 1 से 75 तक। उसके सामने 4 ऑप्शन होते हैं। उनमें से हमें जो पर्याय सही होगा उसी को चुनना है, उसी को भरना है। मान लीजिए पहले प्रश्न का पहला और तीसरा पर्याय सही है, तो पहले और तीसरे को हम ब्लू अथवा ब्लैक पेन से उसको डार्क कर देंगे। उस वृत्त के, सर्कल के बाहर इंक न जाने पाए, ध्यान रखें। उसी प्रकार चौथा सही है अगर दूसरे पर उत्तर का, दूसरे प्रश्न का, तो चौथा को ही चुनेंगे, एक ही चुनेंगे। 5वें में अगर 2 पर्याय सही है तो दोनों चुनना है, दूसरा और चौथा अगर सही है तो। और यदि दूसरा तीसरा सही है 8वें प्रश्न में, तो हम दूसरे और तीसरे को ही चुनेंगे। अन्य पर्याय पर किसी भी प्रकार का इंक या स्याही नहीं लगाएंगे। तो ब्लू और ब्लैक, यही 2 ही इंक को चुनना है, 2 ही पेन से लिखना है हमें। एक बार में एक ही पेन का उपयोग करें पूरे पेपर में। ऐसा नहीं कि कुछ प्रश्न ब्लू से, कुछ प्रश्न ब्लैक से, ऐसे हल नहीं करने। अन्य किसी भी प्रकार का रंग अगर है, लाल, हरा, पीला इत्यादि, तो उस पर कोई
अंक नहीं मिलेगा क्योंकि वो चेक ही नहीं होगा। त्रिभुज से संबंधित जो भी बातें हैं, गुणधर्म हैं, उस पर आधारित यह हमारा घटक होगा। तो त्रिभुज और गुणधर्म पर हमें बेसिकली ज़्यादा चर्चा नहीं करनी क्योंकि यह शिष्यवृत्ति का वर्ग है, लेकिन त्रिभुज से संबंधित हमारी जानकारियाँ अपडेट होनी चाहिए हमेशा, इसलिए उस पर थोड़ी सी चर्चा करनी होगी। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, 3 भुजाओं से बनी है आकृति त्रिभुज, और यहाँ पर हम देख रहे हैं त्रिभुज की भुजाओं के माप, तीनों माप ए है, मतलब समान है, तो यह समबाहु त्रिभुज हुआ, अर्थात त्रिभुज का एक प्रकार। दूसरी आकृति देखेंगे तो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ, 2 भुजा ए है और एक बी है, अर्थात इसमें 2 भुजा समान है, तो यह समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। तो यहाँ हम त्रिभुज के प्रकार देख रहे हैं अभी। तीसरी आकृति अगर ध्यान से देखें तो वह भी त्रिभुज है, लेकिन तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाइयों के हैं, अर्थात वो न तो सम है न समद्विबाहु है, विषम है, अलग है, इसलिए इस त्रिभुज का नाम विषमबाहु त्रिभुज हुआ। तो बाहु 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 तीनों में है, तो भुजाओं की लंबाई के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार बनते हैं। अब चलते हैं कोणों के मापों के अनुसार। तो सामान्य तौर पर यह त्रिभुज आप जो देख रहे हैं, इसमें तीनों कोण जो है 90 से कम है, अर्थात न्यून कोण है। तो तीनों कोण अगर न्यून कोण हो तो वह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ध्यान से समझिए, तीनों कोण, एक नहीं, तीनों कोण। तो तीनों कोणों का न्यून कोण होना जरूरी है, तभी वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। इसके बाद अगर उसमें 2 कोण न्यून कोण है और एक कोण समकोण हुआ, यानी एक कोण भी बदल गया, समकोण हो गया, तो उस त्रिभुज का नाम समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण है, अर्थात 90 अंश का है, तो वह समकोण त्रिभुज हुआ। उसी प्रकार 2 कोण भले ही न्यून कोण हो, लेकिन तीसरा कोण अगर अधिक कोण है, 90 और 180 के बीच उसका माप है, यानी अधिक कोण है, तो उस त्रिभुज का नाम अधिक कोण त्रिभुज हुआ। तो समकोण और अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण समकोण या अधिक कोण होता है, जबकि न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण न्यून कोण होते हैं। तो त्रिभुज के बेसिकली 6 प्रकार है, 3 भुजाओं के अनुसार, 3 कोणों के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। यह त्रिभुज ABC, त्रिभुज के जो कोण हैं उन्हें हम अंतःकोण कहते हैं, क्योंकि वह उसके अंतभाग में होता है। तो आकृति के अंतभाग में स्थित कोणों को अंतःकोण ही कहते हैं। और अंतःकोण से सट के लगा हुआ बाहर की तरफ जो कोण है, जिसमें से जो उस कोण का जो एक भुजा है वो त्रिभुज की एक भुजा में समाहित होता है। जैसे कि यहाँ AB भुजा और AD किरण वह एक ही रेखा के हिस्से या भाग हैं। तो यह बाहर का स्थित जो कोण है वह बहिष्कोण कहलाएगा। तो अंतःकोण, बहिष्कोण संलग्न कोण होते हैं, लगे हुए होते हैं, और ख़ास बात है वो एक ही रेखा पर बनते हैं, अर्थात उनका योग 180 अंश होता है, वे संपूरक ही होते हैं। तो कोण CBD बहिष्कोण है, और कोण CBD का जो माप है वह कोण C धन कोण A के बराबर होगा। तो बहिष्कोण यानी बाहर का कोण जो है वह उसके अंतःकोण को छोड़कर, यानी सटे हुए संलग्न कोण को छोड़कर जो बाकी के 2 कोण हैं A और C, उसके योगफल के बराबर होता है। तो त्रिभुज का बहिष्कोण उसके दूरस्थ यानी दूर वाले अंतःकोणों के मापों के योगफल के बराबर होता है। तो हर बिंदु पर आप देख रहे हैं 2-2 बहिष्कोण बन सकते हैं शीर्ष बिंदु पर, इसलिए कुल मिलाकर 3 शीर्ष बिंदु हैं,
6 बहिष्कोण बनेंगे। आगे बढ़ते हैं त्रिभुज से संबंधित जानकारी में। तो यह 3 कोण हुए इस त्रिभुज के, कोण ABC। तीनों कोणों के माप अगर हम जानें, माप लें और उनको जोड़ें, यानी तीनों कोण यहाँ पर ABC है, इसका योग अगर हम ज्ञात करें तो वह हमेशा 180 अंश होता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यह त्रिभुज का एक मुख्य गुणधर्म है। और आगे बढ़ते हैं त्रिभुज के गुणधर्म में। तो अब उनके लंब या समद्विभाजक, भुजाओं के, कोणों के, उनसे संबंधित जानकारी को लेते हैं। तो त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी होते हैं। मतलब क्या? संगामी का मतलब होता है बच्चों, कोई भी 3 आकृति रेखाखंड वह एक बिंदु पर अगर मिलते हैं तो वो संगामी कहलाते हैं। एक बिंदु पर 2 रेखा अगर काटेंगे तो उसे प्रतिच्छेदन बिंदु कहते हैं। लेकिन एक बिंदु पर 2 से अधिक, मतलब 3 या 4 या असंख्य, तो 3 या 3 से अधिक रेखाएं जब एक बिंदु पर मिलेंगी तो वह संगामी रेखा कहलाती है। तो त्रिभुज के शीर्ष लंब देखते हैं। शीर्ष लंब मतलब शीर्ष बिंदु, यह C है, उससे उसकी सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब, वही होता है शीर्ष लंब। यहाँ पर हम देख रहे हैं तो C शीर्ष बिंदु से AB पर लंब खींचा गया, उसी प्रकार B से AC पर लंब खींचा गया, उसी प्रकार A से BC पर लंब खींचा गया। तो इसे कहते हैं शीर्ष लंब, जो कि सम्मुख भुजाओं पर बनता है। तो तीनों शीर्ष लंब ध्यान से देखें तो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, मिलते हैं, अर्थात ये संगामी हैं और उनका एक ही संगमन बिंदु है। तो त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी होते हैं। हमें यह एक गुणधर्म मिला। और आगे बढ़ते हैं, अगला गुणधर्म की ओर बढ़ते हैं। तो वह त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक भी संगामी होते हैं। तो त्रिभुज की भुजाओं के, तो त्रिभुज की भुजाएं, उसके लंब समद्विभाजक, चलिए चेक करते हैं। मान लीजिए हमने AB का लंब समद्विभाजक खींचा, तो लंब समद्विभाजक के कारण भुजा के 2 समान भाग बढ़ जाएंगे और जो लंब समद्विभाजक होगा वह भुजा पर लंब ही होगा, समकोण बनाएगा। इस तरह से ऐसे ही तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक को अगर चेक करें तो हमें मिलता है कि तीनों लंब समद्विभाजक भी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। आप बनाकर देखिएगा। तो त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक भी संगामी ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला गुणधर्म देखते हैं। त्रिभुज है, अब उसकी माध्यिकाएं क्या है? माध्यिका मतलब त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड। जैसे कि C शीर्ष बिंदु से AB का मध्य बिंदु, यानी उसको 2 समान भागों में बांटने वाला वह बिंदु होगा। ऐसे ही हर शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को अगर हम खींचें, यानी वो माध्यिका ही है। तीनों माध्यिकाएं देखेंगे तो वह भी एक ही बिंदु पर मिलते हैं, अर्थात वह भी संगामी है। तो त्रिभुज की माध्यिकाएं भी संगामी होती हैं। तो त्रिभुज के शीर्ष लंब, त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक और त्रिभुज की माध्यिकाएं, ये सब संगामी होती हैं। लेकिन माध्यिका में एक खास बात यह है कि माध्यिका के संगमन बिंदु को केंद्र या जी कहलाता है, सेंट्रॉइड कहलाता है। जी अक्षर से दर्शाते हैं उसको। खासियत क्या है कि यह जो जी है, संगमन बिंदु है, उस प्रत्येक माध्यिका को विशेष अनुपात में बांटता है। तो अंतः केंद्र जो है, संगमन बिंदु को अंतः केंद्र भी कहते हैं, जी, और उस अंतः केंद्र के कारण 2:1 यानी 2:1 में यह माध्यिका बट जाती है।
तो सी से जी और जी से एम, इनकी लंबाइयों का अनुपात 2:1 होगा। ये हर माध्यिका के लिए लागू होगा। अब बढ़ते हैं कोण समद्विभाजक को चेक करते हैं। कोणों को दो समान भाग में बांटने वाला रेखाखंड या किरण। यहाँ सी से एक किरण जारी जो सी को दो समान भागों में बांटेगा, कोण सी को दो समान भागों में बांटेगा। ठीक उसी प्रकार बी से एक कोण समद्विभाजक, ए से एक कोण समद्विभाजक, तीनों कोण समद्विभाजक एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो त्रिभुज के कोण समद्विभाजक भी संगामी होते हैं। तो शीर्ष लंब हो, लंब समद्विभाजक हो भुजाओं का, माध्यिका हो या त्रिभुज के कोण समद्विभाजक हो, सभी संगामी होते हैं, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। लेकिन हर संगामी बिंदु एक ही नहीं है, वो बिंदु अलग अलग हो सकते हैं लेकिन होते संगामी ही हैं। अब आगे बढ़ेंगे और त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से अगर कोई वृत्त जाता है, एक वृत्त ही जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगर ऐसा वृत्त है जो कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु से होकर जा रहा है तो वह वृत्त त्रिभुज का परिवृत्त कहलाता है। परिवृत्त, सर्कम सर्कल। और इसका जो केंद्र होगा वो भुजा के लंब समद्विभाजक का संगमन बिंदु होगा। तो भुजाओं का लंब समद्विभाजक हमने इसके पहले देखा संगामी होता है और वही संगमन बिंदु इस परिवृत्त का केंद्र होता है। त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करने वाला, ये तो पहला वृत्त जो था वो शीर्ष बिंदु से होकर गया, लेकिन एक वृत्त ऐसा होता है जो उसकी भुजाओं को स्पर्श करके जाए एक बिंदु पर, तो वह त्रिभुज के अंतः भाग में होगा, इसलिए उसका नाम अंतःवृत्त, अंतर्वृत्त या इनसर्कल होता है। और इस अंतर्वृत्त का जो केंद्र होगा वो कहाँ होगा? वो कोणों के समद्विभाजक के संगमन बिंदु पर होगा। तो कोणों के समद्विभाजक के संगमन बिंदु पर अंतःवृत्त का केंद्र होता है और भुजाओं के लंब समद्विभाजक के संगमन बिंदु पर परिवृत्त का केंद्र होता है। इन्हीं सब गुणधर्मों को ध्यान से समझते हुए हम कुछ उदाहरण देखेंगे जो स्कॉलरशिप की परीक्षाओं में आते हैं, उस तरह के प्रश्न। पहला प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। किसी त्रिभुज के दो बहिष्कोणों के माप, यहाँ पर दो बहिष्कोण के बारे में बताया जा रहा है, वह है 140 अंश, 130 अंश। तो उस त्रिभुज का प्रकार बताओ, वह कौन से प्रकार का त्रिभुज होगा? ऑप्शन है न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज। जो भी सही होगा हमें उस क्रमांक को चुनना होगा उत्तर के लिए। सबसे पहले आकृति द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। बहिष्कोण ध्यान से देखेंगे, सब क्या है? अधिक कोण है, यानी 90 अंश से ज़्यादा है। तो आकृति में ये 140 है एक और 130 है, दूसरा हमने मान लिया। अब ध्यान से निरीक्षण से देखेंगे तो बहिष्कोण के बगल में संलग्न कोण है जो त्रिभुज का अंतःकोण है दोनों। तो जब एक बहिष्कोण अधिक कोण है, दूसरा बहिष्कोण भी अधिक कोण है, तो अंतःकोण क्या होगा? न्यून कोण होगा, क्योंकि वो तो संपूरक होते हैं। तो 130 का 50 हो जाएगा संलग्न कोण, क्योंकि मिलाकर 180 होगा। रेखीय युगल कोण कहिए, दूसरा रेखीय युगल कोण 40 होगा, क्योंकि 140 है बहिष्कोण। अब दोनों कोण न्यून कोण हो गए त्रिभुज के अंतःकोण, लेकिन उनका योग है 40 और 50, 90। तो दो कोण 90 है, तो तीसरा कितना होगा बता सकते हैं? तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये 90 है, मतलब बचा हुआ कोण भी 90 का होगा। मतलब हमें यहाँ हल नहीं करना है, बहुत ध्यान से निरीक्षण करना है। तो यह 90 अंश का हो गया, और जिस त्रिभुज में एक कोण अगर 90 है तो वह त्रिभुज कौन सा कोण होगा? निश्चित ही समकोण त्रिभुज होगा।
और ऑप्शन दूसरा ही हमारा सही है उत्तर में, तो हमने उसे चुन लिया। आगे बढ़ते हैं और मई 2021 के स्कॉलरशिप की परीक्षा में आया हुआ एक प्रश्न लेते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। संलग्न वर्ग का विकर्ण, यहाँ वर्ग और विकर्ण की बात हो रही है, तो उस प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करो। यहाँ वर्ग और विकर्ण की बात हो गई। हम पढ़ रहे थे त्रिभुज। चलिए देखते हैं कैसे हल होगा, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। सबसे पहले आकृति को देखेंगे। ये वर्ग है और उसका एक विकर्ण होगा, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, ये हमें पता ही है। एक विकर्ण है, वर्ग के विकर्ण के कारण ध्यान दोगे तो 2 समकोण त्रिभुज बनता है, क्योंकि वर्ग का चारों कोण समकोण है और ये जो विकर्ण है उसे 2 समान भागों में बांट देगा। तो विकर्ण 12 है, बराबर। तो त्रिभुज में वो कर्ण जो 12 हो गया, तो त्रिभुज की 2 भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो मान लिया वो भुजा ए है, वर्ग की भुजा ए है, तो ए और 12 ये समकोण त्रिभुज की भुजा है, बराबर। तो पाइथागोरस से ए निकल जाएगा। यह एक पहला तरीका है। पहला तरीका क्या है कि हम पाइथागोरस लगाएंगे और ए का वर्ग बराबर 12 का वर्ग हो गया। उस प्रकार 2 ए का वर्ग 144, 1 ए का वर्ग 144/2 मतलब 72, और उसका वर्गमूल, क्योंकि वर्ग हटा दिया ए का हमने, तो 72 का वर्गमूल हो गया। अब 72 का वर्गमूल तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है 72, लेकिन 36 दूना 72 होता है, तो 36 का 6 बाहर आ गया और 2 अंदर रह जाएगा, 6 करनी में 2। तो ये भुजा हो गई और हमें यह उत्तर मिल गया। दूसरा तरीका क्या है, बिना हल किए हमें एक सूत्र द्वारा कोई भी समकोण त्रिभुज है अगर जिसकी दोनों भुजा समान हो, या वर्ग ही मान लीजिए, तो वर्ग की भुजा जो है विकर्ण की आधी गुणे कर्णी 2 होती है। ये बहुत सिंपल सी बात है। विकर्ण का आधा करिए और कर्णी 2 लगा दीजिए, तो इसका मतलब विकर्ण अगर 12 है तो बटे 2 6 हो गया, तो विकर्ण आधा हो गया, 12 का 6 और कर्णी में 2, सीधे 6 कर्णी 2 मिल गया। तो 6 कर्णी 2 हमारा उत्तर ऊपर भी आया नीचे भी आया, दोनों तरीके से आया। ऑप्शन चौथा यहाँ पर सही होगा। तो हमने चौथे को चुन लिया, है ना आसान सी बात। तो हमेशा लंबा फॉर्मूला लगा के हमें उत्तर निकालने के बजाय स्कॉलरशिप की परीक्षा में हमें बच्चों कुछ शॉर्टकट भी अपनाने पड़ते हैं। मतलब वह एक नियम है, आसान नियम, अगर हमें याद हो तो हमारा समय बच जाता है। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2019 का एक प्रश्न है। किसी समकोण त्रिभुज में, यहाँ पर फिर से देखिए समकोण त्रिभुज आया है, समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई समान नहीं, अलग अलग है, 5 और 12 है। तो उस त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या बताइए। मैंने बताया बच्चों परिवृत्त का केंद्र कहाँ होता है, तो भुजाओं के लंब समद्विभाजक के संगमन बिंदु पर। लेकिन समकोण त्रिभुज हो गया तो उसकी एक खास बात है बच्चों। क्या खास बात है हम देखेंगे अभी। 4 ऑप्शन में से कौन सा चुनना है वह निरीक्षण से समझेंगे। जब भी समकोण त्रिभुज है बच्चों, तो समकोण त्रिभुज में उसके परिवृत्त का जो केंद्र होगा हमेशा उसके विकर्ण पर मतलब कर्ण पर होगा, जो कि समकोण के सामने की भुजा है। यहाँ त्रिभुज ABC है, B समकोण है, तो उसकी भुजाओं की लंबाइयाँ दी गई हैं प्रश्न में 5 और 12 समकोण बनाने वाली। परिवृत्त यह हुआ जो तीनों शीर्ष बिंदु से होकर गया। हमेशा समकोण त्रिभुज में परिवृत्त का केंद्र उसके कर्ण के ऊपर ही होगा और उसके मध्य बिंदु में होगा। AC का जो भी मध्य बिंदु है वही परिवृत्त का केंद्र होगा। बहुत सिंपल सी बात है, इसे याद रखना है। तो समकोण त्रिभुज में अगर हमें विकर्ण पता है, कर्ण पता है, मैं विकर्ण बार बार बोलता हूँ, ये चतुर्भुज में लागू होगा। कर्ण मतलब समकोण त्रिभुज के समकोण के सम्मुख भुजा।
तो कर्ण का मध्य बिंदु ही परिवृत्त का केंद्र होता है और कर्ण व्यास हो गया, व्यास का आधा ही त्रिज्या हो गई। तो समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का केंद्र उसके विकर्ण का मध्य बिंदु था, विकर्ण नहीं कर्ण का मध्य बिंदु होगा, ध्यान रखेंगे। तो समकोण त्रिभुज का कर्ण ही परिवृत्त का व्यास होता है, बराबर। तो समकोण त्रिभुज का कर्ण ही परिवृत्त का व्यास होता है। इसका मतलब त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से हमें AC का मान मिल जाएगा। वो हो जाएगा 12 का वर्ग धन 5 का वर्ग करके सूत्र में लगाकर जोड़ेंगे। 12 का वर्ग 144 धन 25 169 और AC बराबर 169 का वर्गमूल अर्थात 13। तो AC हो गया 13 जो कि व्यास है। तो व्यास 13 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6.5 है ना। आसान सी बात, बिना ज़्यादा हल किए सोचे हमने त्रिज्या ज्ञात कर लिया और ऑप्शन पहला उत्तर में यह सही होगा। इसे चुनना बहुत ज़रूरी है, केवल हल करके छोड़ना नहीं है। हल तो हमें करना ही नहीं है पेपर में, हमें यह सर्कल भरना है। हल करने के लिए क्वेश्चन पेपर में ही एक कच्चे काम के लिए जगह होता है, वहीं पर शॉर्टकट तरीके से हल करना है। फरवरी 2019 का ही एक प्रश्न और देखते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 हो तो उस त्रिभुज के शीर्ष लंब की ऊंचाई कितनी होगी। 2 पर्याय चुनना है, यानी 2 आंसर होगा यहाँ पर 4 में से 2 उत्तर सही है। कौन सा सही है वो हम देखेंगे और फिर चुनेंगे। यह है समबाहु त्रिभुज, मतलब तीनों भुजाएं समान। क्लियर हो गई बात। समबाहु त्रिभुज का विशेष गुणधर्म है, ध्यान रखेंगे, तीनों भुजाएं 12 ही हैं। शीर्ष लंब हो गया, यह मान लीजिए C से शीर्ष लंब खींचा गया, उसी की हमें ऊंचाई बतानी है या लंबाई बतानी है शीर्ष लंब की। यहाँ पर CD शीर्ष लंब है, यानी एक समकोण त्रिभुज बनेगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा समान है। और शीर्ष लंब क्या होता है, या तो हम पाइथागोरस से निकालें या दूसरा तरीका है शीर्ष लंब। समबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होता है वह उसकी जो भुजा है सम्मुख भुजा को 2 समान भागों में बांट देता है। तो AD और DB ये जो है समान भाग बटेंगे। AB पूरा 12 है, भुजा 12 है, अर्थात वो छोटा टुकड़ा 6 हो जाएगा, है ना। यह खास बात हुई। तो यहाँ पर 6 भी मिल गया और ऊपर 12, यानी समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं हमें मिल गई और पाइथागोरस से हम इसे निकाल सकते हैं। तो CD का मान निकालना हो तो बड़ी भुजा कर्ण है चूंकि, तो कर्ण में से हमें वो घट जाएगा। छोटी भुजा तो 12 वर्ग में से 6 वर्ग घटेगा, 144 में से 36 घट जाएगा और आ जाएगा मान 108। 108 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो 36 तियां 108 होता है, तो 36 गुणे 3। अब इसका वर्गमूल अगर हम ज्ञात करें, CD बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 36 इंटू 3, 36 का मान 6 हो जाएगा, 6 करनी 3 बच जाएगा। 2 ऑप्शन के लिए हमें देखना है तो करनी में 108 भी है और 6 करनी 3 भी है, और ऊपर ऑप्शन में भी यह दिया गया है, अर्थात तीसरा और चौथा ये 2 पर्याय सही है। तो हम तीसरे और चौथे को चुनेंगे, दोनों को, एक को चुन के छोड़ देंगे तो हमें कोई अंक नहीं मिलेंगे। फरवरी 2019 का एक प्रश्न और है, वह भी देख लेते हैं। निम्न पर्यायों में त्रिभुज की तीनों भुजाओं के माप दिए गए हैं, उनमें से किस पर्याय के मापों से त्रिभुज की रचना नहीं हो सकती। त्रिभुज का एक गुणधर्म मैंने इस पर चर्चा अभी नहीं की, यहाँ करेंगे। तीनों माप दिए गए हैं यहाँ पर 4 पर्याय में से। बताना ये है हमें तीनों भुजाओं को देखकर, लंबाइयों को देखकर कि किस से
त्रिभुज नहीं बन पाएगा इन तीनों लंबाइयों का उपयोग करते हुए। तो गुणधर्म क्या है कि त्रिभुज की दो भुजाओं को अगर हम जोड़ते हैं, कोई भी दो भुजा लेंगे तो उसका योगफल तीसरी से बड़ी होगी, यानी दो मिल जाएंगे तो तीसरे से बलवान हो जाएंगे। ये हमेशा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो त्रिभुज बनेगा। तो हम इसी गुणधर्म का उपयोग करेंगे कि अगर त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ी ना हो, यानी एक भुजा दोनों के योगफल से बड़ी हो जाए, अकेली ज़्यादा ताकतवर हो गई, तो वहाँ पर त्रिभुज नहीं बनेगा। तो हम सभी को बारी बारी से चेक करने के बजाय हम तुरंत चेक करते हैं तीसरे को। ऐसे आप बारी बारी से मौखिक चेक करेंगे, लेकिन तीसरे उदाहरण को मैं बता रहा हूँ। तीसरे में देखिए 4.2, 3.4 और 8.5 तीन भुजा हैं। जो सबसे बड़ी वाली भुजा है उसी को हम देख लेते हैं, उसी से पता चल जाएगा। बड़ी वाली जो सबसे भुजा है उसकी लंबाई 8.5 है। शेष दोनों भुजा 4.2 धन 3.4। इनका योगफल कितना होता है? इनका योगफल होगा, आप जोड़ लीजिए, 7.6। तो क्या ये दोनों लंबाइयों का योग तीसरे से बड़ी है, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है? क्या ये स्थिति है यहाँ पर? ऐसे ये तो हमें तुरंत पहले ही हमें पता चल गया। मान लो ऐसी स्थिति हमने दोनों दो भुजा कौन सी 4.2 और 8.5 को जोड़ा तो वो 3.4 से बड़ा ही होगा। या अन्य बारी बारी से जोड़ी बना कर चेक कर रहे हैं, तो ये तीनों परिस्थिति में ही दोनों भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ी होनी चाहिए। लेकिन जो पहला हमने चेक किया वहाँ पर स्थिति ऐसी नहीं है। वहाँ पर 8.5 यानी अकेली भुजा बड़ी है दोनों के योगफल से। तो ये जो तीनों लंबाई है 4.2, 3.4 यानी ऑप्शन तीसरा, इस लंबाई से त्रिभुज नहीं बन पाएगा। बाकी शेष में आप देखेंगे तो दोनों का योगफल तीसरे से बड़ा ही होगा। कोई भी दो, हर दो के लिए यह लागू होना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन है कि तीसरी लंबाइयों से त्रिभुज की रचना नहीं की जा सकती। तो हमने देखा आज 3.4 भूमिति से। अगला घटक होगा 3.5 चतुर्भुज व गुणधर्म, यानी चतुर्भुज से संबंधित जानकारियां और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम देखेंगे। बच्चों, आप लोगों ने ये चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए और अपने कमेंट्स भी डालिए।